नमस्कार। स्वागत है आपका भारत विमर्श पे। मेरा नाम है अशोक। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी अगर किसी स्टेट में जीतती है तो उसके क्या कारण होते हैं या क्या चीज़ें एक साथ आती हैं तो वो बहुत बड़ी जीत लेकर आते हैं। और मैं इस वीडियो पे उन बातों पे डिस्कस नहीं करूँगा जिसके बारे में आप रोज़ सुनते हैं कि वो मीडिया को पैसे देता है, केजरीवाल सारे चैनल खरीद लिए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए एडवर्टीज़मेंट में देता है। वो बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक दूसरा एक पक्ष लेके आना चाहता हूँ जो इसके बारे में कोई बात नहीं करता और ना ही आपको कोई बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन से इंग्रेडिएंट हैं आपकी जीत को पक्का करने के लिए, उसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स मतलब मेरे दिमाग में आते हैं कि अगर देखिए आप आपके बारे में कि आप जब कहीं जीतती है तो अगर वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो आपकी इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे दिल्ली और पंजाब। और उस दोनों स्टेट में आप देखोगे तो बीजेपी एक वीक अपोजिशन थी। तीसरा, अगर उस स्टेट में पाकिस्तान और दूसरी एंटी इंडिया इंटरनेशनल फोर्सेस का भी इंटरेस्ट है तो ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं वहाँ पर आपका जीतना एक तरीके से तय हो जाता है। मैं अपनी बात को आपको नंबर्स के थ्रू बताना चाहता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक जो आप बात कर रहे हैं उसको आप सही से प्रूव नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, तब तक वो बात नहीं बोलनी चाहिए। तो ठीक है, हम दिल्ली के इलेक्शन के बारे में देखते हैं। दिल्ली के मैंने 3 पिछले विधानसभा इलेक्शंस का डेटा आपके सामने रखा है। पहली बार पहली बार जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन में आई थी तो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने हर तरह के झूठे आरोप स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पे लगाए थे। शीला दीक्षित जी कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी। मैं कह रहा हूँ करप्शन भी हुआ होगा उनके टेन्योर में, उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी की होगी, लेकिन उन्होंने दिल्ली के विकास में भी पूरा योगदान दिया था। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि जितने भी झूठे आरोप लगाए गए उसमें से एक में भी क्रिमिनल डिफेमेशन केस कांग्रेस के नेताओं को या तो डालने नहीं दिया गया या तो उन्होंने डाला नहीं। आप एक चीज़ आप सोच के देखिए कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी पे लगाता था, अगर उसके अगेंस्ट वो कोर्ट चली जाती और क्रिमिनल डिफेमेशन डाल देती और वहाँ पे वो हार जाता तो ये नटवर लाल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस ने किसी भी कांग्रेस लीडर को ना तो डिफेमेशन केस डालने दिया और शायद कि उनमें से किसी ने खुद भी नहीं डालने की सोची। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कैसे उसको ज़मीन बनाने दी गई जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2013 में इलेक्शन होते हैं, केजरीवाल सबको गालियां दे रहा था। केजरीवाल को एक ही चीज़ की सुपारी दी गई थी कि कैसे भी करके भाजपा और कांग्रेस को एक बताना है, जिससे कि लोग बदलाव चाहें तो वो बीजेपी की तरफ ना देखें। और केजरीवाल का सारा फोकस इस बात पे था कि सब पार्टियां मिली हुई हैं जी, सब एक जैसी हैं जी, हम लोग हैं जो कुछ अलग करेंगे। और इस पूरे झूठे नैरेटिव में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट था उसको सोच के ही आपको मतलब घिन आने लगी कि किस तरह की कांग्रेस पार्टी है कि जो पार्टी को गाली दे रहा है, जो उनके नेताओं को गाली दे रहा है, जो उनके बारे में कुछ भी बोल रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस, कि भाई बीजेपी ना पाए। लेकिन 2013 के इलेक्शन होते हैं, इनका जो प्लान था कि आपको एकदम से एक नया पोल बना दिया जाएगा, एक नया आप कह सकते हो कि एक नई चीज़ खड़ी कर दी जाएगी जिसके आसपास ही सारा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। देखा जाए तो 2013 में अच्छा प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी ने। पहले इलेक्शन में कोई पार्टी 30% वोट लेके नहीं आती है, लेकिन आप 30% के आसपास वोट लेके आई, 28 सीटें लाई, लेकिन फिर भी बहुमत से दूर थे।
70 की असेंबली में करीब आपको 37 या कुछ ऐसे चाहिए होते हैं, 30 मतलब 35 36 चाहिए, तो इनके पास है 28। तो आप इनको कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को एक एक स्थापित पार्टी के रूप में दिखाना था। तो कांग्रेस जिसको ये गाली दे के पानी पी पी के गाली देता था, कांग्रेस पूरी बेशर्मी से आपको सपोर्ट कर देती है और इन दोनों की गवर्नमेंट चल पड़ती है। और लेकिन 2014 के इलेक्शन से पहले ही आम आदमी पार्टी फिर से कांग्रेस को गाली दे के गवर्नमेंट से भाग जाती है और मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं वाराणसी, और जिसके बारे में आपने अभी भी याद होगा कि वो क्या क्या ड्रामे वहाँ किए थे। फिर 2015 आता है। 2015 में अगर देखा जाए तो कांग्रेस विपक्ष में जा चुकी थी, कुछ दिन के लिए केजरीवाल भी आ चुका था, 2014 में बीजेपी भी आ चुकी थी। तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो कांग्रेस को इस इलेक्शन को पूरी तरीके से फाइट करना था और अपना जो ज़मीन उसने खो दी थी उसको वापस लाने के लिए पूरी ताकत लगानी थी। लेकिन ऐसा करने के बजाय कांग्रेस ने खुदकुशी की और अपना वोट एक तरीके से बैठ के ट्रांसफ़र कराया आम आदमी पार्टी को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो बैठ के ट्रांसफ़र कराया, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर 2015 इलेक्शन में कांग्रेस घर भी बैठ जाती, कोई कैंपेन नहीं करती, फिर भी जो उसका जो टोटल वोटर बेस है या जो कैंडिडेट का जो वोटर बेस है वो कभी भी 25% 20% के नीचे नहीं आ सकता था, क्योंकि यही पार्टी 40% के आसपास वोट लेके आई थी 2008 के इलेक्शन में। तो 25% से 10% के नीचे चले जाना, इसका मतलब है कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने आप को क्या कहना चाहिए, शहीद कर दिया। किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए। और आम आदमी पार्टी 55% वोट के आसपास 67 सीट लेके आती है। बीजेपी ने कुछ ज़्यादा वोट्स कम नहीं हुए उनके, 32% हुए, लेकिन पूरा पोलराइजेशन होने की वजह से एक साइड सारे वोट चले जाने की वजह से कांग्रेस बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई। 2020 में कांग्रेस ने और ज़्यादा अपना जो वोट ट्रांसफ़र है वो बढ़ा दिया। मतलब आप सोचिए 40 से 25, 25 से 10। अब कोई भी सोचेगा कि जो पार्टी 3 इलेक्शन से बाहर है तो उसको तो फिर जनता का भी सहानुभूति मिलती है और जनता भी चाहती है कि भाई तुम कभी सरकार में थे, अब तुम्हें जोर लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, 2020 में कांग्रेस पूरा सरेंडर कर देती है और अपने आँख के तारे आम आदमी पार्टी को पूरा अपना वोट शेयर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इधर आप देखें तो बीजेपी ने 38% वोट गेन किया। तो इसमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस से कुछ लिया, कांग्रेस का तो खुद ही कम हो गया, तो कांग्रेस से लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे जो भी वोट केजरीवाल की तरफ से बीजेपी को आया, जिनको लगा कि ये नटवर लाल है, उसकी पूरी भरपाई कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कर दी। तो यहाँ पे बीजेपी को 8 सीटें मिली, कांग्रेस को 0 और केजरीवाल को 62। अब दिल्ली से बात आते हैं पंजाब में। पंजाब में भी देखिए यही स्टोरी है। पिछली बार इलेक्शन जब हुआ था पंजाब में, मेरे ख्याल से 2017 में, तो भी आम आदमी पार्टी का बहुत शोर था। लेकिन उस टाइम जो सिटिंग गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस नहीं थी। तो जब कांग्रेस सिटिंग गवर्नमेंट में होती है तो वो पूरा मशीनरी का यूज़ करके अपना वोट ट्रांसफ़र कराती है आम आदमी पार्टी को। लेकिन पहले जो थी वो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। तो कांग्रेस ने एक तरीके से एंट्री तो दी, लेकिन अमरिंदर सिंह की वजह से कांग्रेस ने सही में लड़ाई करी और कांग्रेस ने अकाली दल को हरा दिया और कांग्रेस फिर से एक बहुत ताकतवर पार्टी बनकर उभरी पंजाब में। और पंजाब में कैप्टन ने कांग्रेस को लोकसभा सीट भी जिता के दी। यहाँ तक कि लोकल के जो इलेक्शन होते हैं लोकल निकाय के, उसमें भी जिता के दिया। लेकिन
पता नहीं कौन सा प्लान है, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, कौन सा कमिटमेंट है कांग्रेस का, कि कांग्रेस का सारा फोकस इस बात पे रहता है कि जहाँ हमारी गवर्नमेंट है और बीजेपी वीक है, इससे पहले कि वो एक स्ट्रांग पार्टी बन के उभरे, हमें आपको वहाँ बैठाना है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने अपने एक जोकर को उतार दिया, जिसने ऐसा सत्यानाश किया कांग्रेस का कि पहले तो कैप्टन पे हर रोज़ ये अटैक करता था कि कैप्टन ने ये कर दिया, कैप्टन की वजह से ये हो गया, वो हो गया। कैप्टन को जब तक इन्होंने गद्दे से उतार नहीं दिया, तब तक कैप्टन के पीछे इनके जो मिलियंस थे गांधी फैमिली को पीछे पड़े रहे। फिर रही सही कसर, इस जोकर ने इस बात करके दिखा दी कि ये मतलब ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम परस्त नहीं है, ये पाकिस्तान परस्त पार्टी भी है। और इस पाकिस्तान परस्ती खुला मतलब नंगा नाच दिखाने के बाद कांग्रेस इसको अपना राज्य का अध्यक्ष बनाती है। आप सोचिए। तो और चन्नी को सीएम बनाती है। चन्नी को पहले कोई नहीं जानता था, चन्नी को सीएम बनाया जाता है और इस पाकिस्तान परस्त व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसका सीधा फ़ायदा उठाया किसने? आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि बीजेपी उस हालत में थी नहीं और शिरोमणि अकाली दल से उनका गठबंधन टूट गया था, तो दोनों अलग अलग लड़े। तो आप ये देखिए कि एक तरीके से डिज़ाइन करके कांग्रेस ने ये पूरा स्टेट जो है आपको दिया है। नहीं तो आपका कोई मतलब भगवंत मान कोई लीडर है, कॉमेडियन अच्छे होंगे वो, लेकिन ऐसे लीडर तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस क्यों जिताती है? अब इसका जवाब हमें आगे चल के मिलेगा, जब कोई सीआईए की फ़ाइल खुलेगी या कोई किसी इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्पीकर अपनी किताब लिखेगा या कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेट बताएगा कि भाई क्या प्लान चल रहा था इंडिया में, तो हमें पता लगेगा। अब आगे आते हैं कि सबसे जो मेन चीज़ है कि भाई गुजरात और हिमाचल में भी इन्होंने शोर डाल रखा है, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस जहाँ सत्ता में होती है, वहाँ पे सत्ता की चाबी खुद अपने हाथ से आम आदमी पार्टी के हाथ में रखती है। लेकिन गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी क्या करेगी? तो उसका सीधा और सटीक आंसर है कुछ नहीं। लेकिन भले ही ये मतलब इलेक्शन के तौर पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं आज अभी बोल देता हूँ, गुजरात में इनकी 10 सीटें भी नहीं आनी और हिमाचल में तो शायद खाता भी ना खुले। 1-2 सीट किसी कैंडिडेट के दम पे जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन एज ए पार्टी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो करने आए हैं उसकी शुरुआत नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसे जहरीले बीज दोनों प्रदेश की राजनीति में बो देंगे। भले इनको 5% वोट मिले, 7% मिले, 8 मिले, 10 मिले, इनका जो ज़्यादातर वोटर बेस होगा वो इस तरीके का होगा जो भारत से नफ़रत कर देता होगा, भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे नफ़रत करता होगा। तो ये जो बीज है, ये पौधा बन के जब वृक्ष बन जाएगा तो ये ऐसी जहरीली हवा फैलाएगा कोई आसपास कि कोई भी देश प्रेमी या कोई भी व्यक्ति जो देश की गद्दारी को गलत मानता है, देश की गद्दारी को गलत मानता है, उसका दम घुटने लगेगा। तो ये हो सकता है, ये मतलब इलेक्शन में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है और कांग्रेस गवर्नमेंट ही इनको कपड़े पहना के सामने रखती है कि भाई ये जीत गए, यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें किस बात से डरने की ज़रूरत है? हमें इस बात डरने की ज़रूरत है कि गुजरात और हिमाचल तो निकल जाएंगे, मेन लड़ाई आ रही है 2024 में, और 2024 में केजरीवाल एंड पार्टी क्या लेके आएगी, क्या करेगी, मतलब वोट उनका मतलब तरीका क्या होगा? क्योंकि हम देखते हैं स्टेट इलेक्शन में जहाँ कांग्रेस होती है वहाँ जीत जाते हैं, सेंटर में ये लोग हार जाते हैं। लेकिन 2024 में भी ये लोग उतनी ही आसानी से हार जाएंगे जैसे पहले हारते थे, या इस बार इनका कुछ और तरीका होगा? तो इसको लेके मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले, यहाँ तक कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि भाई
दुनिया भर के अलग अलग लोग, चाहे वो मीडिया के हों चाहे वो हों, जो नहीं चाहते कि उन्होंने जो भारत की एक औकात अपने दिमाग में बना के रखी है, उनको लगता है कि भारत को उससे बड़ा नहीं बनना चाहिए। मतलब उनके हिसाब से भारत अपनी औकात में रहे तो बेटर है। तो वो क्या करेंगे कि हर तरीके से हम पे हमला किया जाएगा, कि हमारी इमेज ख़राब की जाएगी, हमारी आइडेंटिटी पे हमें शर्म आए, ऐसी बातें बोली जाएंगी। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ले लो, या फिर अभी अभी जो एडवर्टीजमेंट छपे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स मैगज़ीन्स में यूएस में, मतलब वो कुछ भी उसमें बोला जा रहा है। फिर जो दूसरा है कि जो कंट्री का ओवरऑल नैरेटिव है, उसको एक ट्रेडिशनल वे से हटा के एक केओटिक वे में ले जाएगा। मतलब केओटिक तरफ ले आ जाएगा। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है? ट्रेडिशनल तरीका होता है कि भाई जो भी गवर्नमेंट है वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे। मोदी जी अगर 10 साल से हैं तो 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड दें कि 2014 में आए थे तो देश की हालत क्या थी, 2024 में देश की हालत क्या है। इससे हटा के वो फिर वो ही क्या करेंगे कि वो एक एक ब्रॉड बेसिस पे कहेंगे कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, हमारे देश का कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे देश में सब कुछ जो है बिखर जाएगा। मतलब हर चीज़ फ्यूचर टेंस में बोली जाएगी और ये बताया जाएगा कि भाई अब सब जगह आग लगी है और सब कुछ जल गया है। इस तरीके का मतलब एक बनाया जाएगा कि इस बारे में बात ही ना हो, कि नैरेटिव की मतलब कि आपने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं हो जो अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। एक केओटिक नैरेटिव बनाया जाएगा। फिर इस केओटिक नैरेटिव को फ्यूल कौन करेगा? इसको फ्यूल करेंगे शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट लिव्ड प्रोपेगेंडाज। हर हफ्ते कोई एक प्रोपेगेंडा आएगा या कोई नैरेटिव आएगा, कोई टूल किट आएगी, और पूरे हफ्ते पूरा मीडिया से लेके सब उसी के बारे में बात करते रहेंगे। और जब वो एक्सपोज होने वाला होगा, जब उसके बारे के सारे फैक्ट एंड फिगर्स हमें पता लगेंगे यार ये तो बिल्कुल बकवास था, तब तक एक नया टूल किट आ जाएगा। तो मतलब आप सीट बेल्ट बांध के रखिए, देखिए कैसे हर हफ्ते एक नया ड्रामा किया जाएगा हमारे देश में। अगला जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ख़तरनाक है। 2024 में अगर केजरीवाल को लगा कि उसकी जो हार है वो बहुत शर्मनाक होने वाली है, तो वो हमारे देश के बारे में कुछ ऐसा सफ़ेद झूठ बोल सकता है जिसको लेके दुनिया का सारा मीडिया, सारी एंटी इंडिया फोर्सेस हम पे चढ़ दौड़ेंगी, और उसकी सफाई देते देते हमारे मुंह से झाग निकल जाएगी। और उस सफाई की बेसिस पे जो हमारा डिफेंसिव पोस्चर बनेगा, उसकी कीमत हम अगले 10 साल तक चुकाते रह जाएंगे। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि मैंने आज बोली थी। केजरीवाल कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिनका हमारी ज़मीन सच्चाई से कोई भी तालमेल नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भयानक बातें होंगी कि जिनके बारे में सफाई देने वाला भी बंदा बहुत ख़राब दिखेगा। तो आप ये मान के चलिए कि केजरीवाल अपनी ज़बान से जितना नुकसान हमारा कर सकता है, उतनी पाकिस्तान की मिसाइल्स और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि चाइना के भी नहीं कर सकते। अगला पॉइंट ये है कि कांग्रेस जो है इस बार दूसरा गेम करती आएगी। जहाँ जहाँ उसने चाबी दे दी है केजरीवाल को, वहाँ पे वो मतलब 2024 के इलेक्शन में भी ठंडी रहेगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो साउथ में पूरा फोकस करेंगे। अभी आपको लगता होगा कि राहुल गांधी साउथ में घूम रहा है, जबकि इलेक्शन हिमाचल और गुजरात में। तो बेवकूफ़ है क्या? वो बेवकूफ़ तो वो है, लेकिन इस बार ये बेवकूफ़ी वो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है कि नॉर्थ केजरीवाल के हवाले कर दिया गया है और साउथ पूरा क्या कहते हैं, कांग्रेस खुद देख रही है। आपने कभी देखा कि ये केजरीवाल कहता हो कि स्टैलिन बहुत करप्ट है और स्टैलिन को हटाना है हमें, और डीएमके को हटाना है, एनडीएमके को हटाना है? कभी बोलता है? ये कभी नहीं बोलेगा। कभी केरला का मुंह, इसके मुंह से नाम भी निकलता है? कभी कहता है कि ये कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे बहुत लूट मचा के रखी हुई है, गलत गवर्नमेंट है? इन लोगों ने अपने दिलों में देश को अभी से बांट दिया है
कि साउथ कांग्रेस ले रही है और नॉर्थ केजरीवाल ले रहा है। तो आप देखना जिस तरीके की आग कांग्रेस साउथ में लगाएगी, देश को तोड़ने वाली आग, देश से मतलब एक तरीके से रिवोल्ट करने की आग, वही आग ये केजरीवाल नॉर्थ में लगाएगा। और जो लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन होगा 2024 का, ये अब हमारे देश की इतिहास का सबसे भयावह और सबसे भयानक इलेक्शन होगा। इसमें जिस तरीके के झूठ, जिस तरीके की प्रपंच, जिस तरीके की षड्यंत्र रचे और बोले जाएंगे, उसको सुनने और देखने के बाद एक साधारण मनुष्य का तो दिमाग ही फट जाएगा। तो हमें अपनी जनसंख्या को अभी से इस बात के लिए तैयार करना है कि जो चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं उसके लिए हम आज से तैयार रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए पहली बात तो हमें ओनरशिप लेनी है। ओनरशिप इन द सेंस कि अगर हमारे देश के खिलाफ़ कोई बोलता है, हमारे देश के बारे में कोई भी बात गलत होती है, चाहे वो हमारे नेता के बारे में हो, चाहे वो हमारे पॉलिसीज़ के बारे में हो, चाहे वो हमारी सभ्यता के बारे में हो, चाहे वो हमारे समाज के बारे में हो, चाहे वो हमारी पहचान के बारे में हो, तो वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वो हमारे देश पे हमला है और उस देश के हमले का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये आज की दुनिया में जो वॉर है वो हर तरीके से हो रही है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ कीजिए आप ट्विटर पे नहीं हैं और आज ही आपने ट्विटर पे अकाउंट बनाया है, और आपका जब आज ही आपने अकाउंट बनाया तो आपका तो कोई फॉलोअर होगा नहीं ना। आपको जो अच्छा लगता होगा उसको आप फॉलो कर लोगे। तभी आप देखते हो कि यार कोई एक बंदा है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब 10 लाख फॉलोअर्स हैं, और वो भारत के खिलाफ़ ऐसा झूठ लिखता है कि जिसके लिखने के बाद उसके पास 10,000 20,000 रीट्वीट आ जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा पीड़ादायक है कि यार ये ऐसी बात कैसे बोली जा सकती, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं हमारे यहाँ। तो आपको क्या लगता है? आपको डिमोटिवेट हो जाना चाहिए कि यार मेरा तो एक भी फॉलोअर नहीं है, मैं कैसे इस बात को वो करूं? तो आप क्या करोगे? क्या आप कोई ढूंढोगे कि भाई कोई ऐसा बंदा हो जिसके भी अपने 1 मिलियन फॉलोअर हो जो उसका जवाब दे? पहली बात तो जो सबसे बड़ी झूठ होती है उसका रिप्लाई भी करना किसी सरकार के थ्रू, वो एक तरीके से उस झूठ को एक तरीके से एक स्थान देना है। तो इस तरीके के झूठ का जो रिप्लाई है मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 10 लाख फॉलोअर्स हैं, उसने हमारे देश के खिलाफ बिल्कुल झूठ और अनर्गल बातें लिखी है। तो अगर हमारे देश के 10 लाख लोग, 10 लाख, ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि 1 करोड़ 10 करोड़, बीजेपी कहती 10 करोड़ कार्यकर्ता, पता नहीं कहाँ है उसके कार्यकर्ता, अगर 10 लाख लोग भी, मैं कह रहा हूँ सभी का एक भी फॉलोअर नहीं है, 0 फॉलोअर है, उसी ट्वीट पे रिप्लाई करके लिख दें कि भैया जो आप लिख रहे हो वो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो होता है मैं उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दो, कोई लिंक दे दो। अगर किसी ट्वीट पे 10 लाख रिप्लाई आ जाएं और 10 लाख के 10 लाख रिप्लाई उसको ये बताते हो कि भाई आपने गलत ट्वीट लिखा है, मैं बताता हूँ वो बंदा ना सिर्फ वो ट्वीट डिलीट करेगा, अपना अकाउंट डिलीट करके भी भाग जाएगा। बस हमें सच्चाई का साथ देना है और सभ्य भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर बहुत गंदा आरोप लगा रहा है तो हमें उससे गंदा आरोप उस पर लगाने पहुंच जाना नहीं, हमें उसके आरोप का जवाब देना है और उसको इस बात के लिए मजबूर कर देना है कि भाई तुम अगर कुछ बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब लोग सो रहे हैं। अगर आइडियली देखा जाए तो 10 लाख तो मैंने बहुत कम नंबर बताया, कम से कम 10 करोड़ लोगों को रिप्लाई करना चाहिए। और ट्विटर की हिस्ट्री में आज तक मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं देखा जिसके ऊपर 10 लाख भी रिप्लाई आए हों। 1 लाख भी रिप्लाई आ जाएंगे तो पागल हो जाएगा वो बंदा जिसने भी ट्वीट लिखा है। आप ये अगर सोचिए कि कहीं 1 करोड़ रिप्लाई अगर इंडिया ने डाल दिया, इंडिया के लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 करोड़ लोगों को ट्विटर अकाउंट बनाने में कितने दिन लगेंगे? 1 महीना, 2 महीना? अगर 1 करोड़ ट्विटर अकाउंट इंडिया वाले बना लें, कॉमन लोग, मैं नहीं कह रहा कि पार्टी कार्यकर्ता, और उन 1 करोड़ में से हर आदमी तो हर टाइम अवेलेबल नहीं होगा, उनमें से अगर 10% भी अवेलेबल रहते हैं हर टाइम
और 10 लाख लोग अगर रिप्लाई किसी ट्वीट पे कर दें तो वो जो ट्विटर हैंडल है वो मतलब उसके लिए 1 इंच आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे चलते फिरते जो भी कोई आपको यहाँ तक कि अपने आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो कुछ भी बात कर रहे होंगे। आपको उनकी बातें सुन के सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, आप उनको साथ डायलॉग कीजिए, उनसे बोलिए कि आप जो बोल रहे हो आपको कहाँ से पता लगा, कौन बता रहा है आपको ये सब, और वहीं पे उनका जवाब दीजिए, उनको समझाइए। भले ही वो ना समझें, मैं नहीं कह रहा हूँ आपका रिपीटल आपका जवाब सुन के उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसे लेके ही काम करते हैं। वो उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनको अगली बार जब वो कहीं ऐसी बात बोल रहे होंगे तो उनके दिल में ये शक बैठ जाएगा कि कोई ना कोई आपके जैसा वहाँ खड़ा होगा और वो उनकी सारी किरकिरी कर सकता है। तो 2024 तक हमें एज एक सिपाही की तरह काम करना है, और हमें सिर्फ रोना धोना नहीं है कि मोदी क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहे हैं। मोदी आज हैं कल नहीं रहेंगे, अमित शाह आज हैं कल नहीं रहेंगे, आज हम लोग हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश तो रहेगा ना। तो हमें हर चीज़ का जवाब अपने लेवल पे देना सीखना चाहिए, और उससे क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा होगा, आपका एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छा होगा, और आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी, और ज़रूर बताइए, वो लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिए जो मेरे इस वीडियो के बाद अपना ट्विटर अकाउंट बनाएंगे और इंडिया के खिलाफ़ फैलाए जा रहे झूठ के लिए, झूठ का पर्दाफाश करने के लिए एक सिपाही के तौर पे काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।